अब ये तो डायरेक्टली फिल्म में बता दिया गया है कि खून बहेगा या आवाज होगी तो टाइम लूप स्टार्ट होगा, लेकिन एक ऐसी डिटेल जो कि कई लोगों ने नोटिस नहीं करी, और ये डिटेल काइंड ऑफ एक्सप्लेन करती है कि इन देवता ने जंगल में एक टाइम लूप सेटअप को ही क्यों बनाया, और साथ ही आनंद अलग अलग टाइमलाइंस में जंप क्यों कर रहा था, ये टाइमलाइंस इंटरचेंज कैसे हो रही हैं। संभवम अध्ययम ओन्नु। भाई साहब, बहुत समय बाद इतना ज्यादा दिमाग लगाने पर किसी फिल्म ने मजबूर किया, लेकिन साथ ही मजा आ गई भाई। ब्यूटी इन कम्प्लेक्सिटी का जो मेटाफर है वो परफेक्टली इस फिल्म पर फिट बैठता है। द मोर कॉम्प्लेक्स इट गेट्स द मोर इंटरेस्टेड यू बिकम, एंड व्हाट मेक्स दिस मूवी इवन मोर ग्रेट वो है इसका रिफ्रेशिंग टेक ऑन द टाइम कॉन्सेप्ट, जहां टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कोल्ड कैलकुलेटेड टेक्नोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है जैसा कि हम हॉलीवुड में देखते हुए आ रहे हैं, बल्कि तकदीर, कर्मा और एक स्पिरिचुअल एंटिटी का बाय प्रोडक्ट है जिसके रूट्स फोकलोर और हिंदुइज्म से आते हैं। एंड यही इस फिल्म को जॉनरा डिफाइन बनाता है, बिकॉज यहाँ फोकलोर सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है बल्कि एक लेंस की तरह वर्क करता है जिसके थ्रू ऑडियंस को टाइम लूप और टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट का एक दूसरा नजरिया मिलता है, जो अगेन इस फिल्म को अपनी एक यूनिक इंडियन आइडेंटिटी देता है। मैड रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर जीतू सतीसन, जो अपने डेब्यू डायरेक्टोरियल के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट चूज करते हैं जो कि अभी इंडियन ऑडियंस के बीच इतना वाइडली फैला नहीं है। एक इजी कमर्शियल स्क्रिप्ट चूज करके पैसा कमाने की बजाय द मैन चूजेस टू री इन्वेंट अ जॉनरा इन आवर इंडियन सिनेमा। अब आते हैं उस चीज पे जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। जैसा कि फिल्म एक टाइम ट्रैवल सस्पेंस थ्रिलर है जो कि फोकलोर, सस्पेंस और टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट को एक लेयर्ड नैरेटिव में ब्लेंड करती है, जहां फिल्म पास्ट, प्रेजेंट एंड इवन फ्यूचर में जंप करती है, जो काइंड ऑफ काफी चीजों को थोड़ा फॉलो करना डिफिकल्ट बनाता है एंड काफी सारे सवाल भी दिमाग में छोड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे फिल्म के टाइम लाइन और टाइम ट्रैवल फ्रैगमेंटेशन को समझेंगे, क्या और कैसे वर्क कर रहा है एंड व्हाट डज द एंडिंग ऑफ दिस फिल्म मीन। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो एक बार टाइम लूप के ऊपर बढ़ने से पहले कि एग्जैक्टली हुआ क्या, एक बार एक स्ट्रक्चरल तरीके से हर चीज को ब्रेक डाउन करते हैं कि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल कितनी टाइमलाइंस हैं, टाइम लूप और टाइम ट्रैवल एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है, उसके रूल्स क्या हैं, जिससे कि फिल्म और इसकी एंडिंग और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहले आते हैं टाइम लूप के ओरिजिन्स पर। तो मॉडर्न डे स्टोरी शुरू होने से पहले जो फॉरेस्ट लैंड हम देखते हैं वहां पे एक ट्राइब रहता है जो कि इस क्रो हेडेड डेटी की मूर्ति की पूजा करते थे। अब ये क्रो डेटी और कोई नहीं ककभुशंडी है, या हम कहें उन पर बेस्ड है, विच इज अ वेरी एक्यूरेट चॉइस कंसिडरिंग कि फिल्म का सब्जेक्ट टाइम है जो इस जंगल में ये डेटी कंट्रोल करता है। एंड ककभुशंडी एक ऋषि जिनका अपीयरेंस एक कौवे का था और उनके पास भी समय को कंट्रोल करने की ताकत थी, स्पेसिफिकली टाइम ट्रैवल और ऑल्टरनेट रियलिटीज को एक्सेस करने की एबिलिटी। उन्होंने रामायण और महाभारत के 16 अलग अलग वर्जन्स देखे हैं जिनके आउटकम्स अलग अलग थे। एंड यहाँ क्लियरली इस आदमी द्वारा कहा गया है कि इस देवता का टाइम पे कंट्रोल है। सो यस, ये ऋषि ककभुशंडी पे ही बेस्ड है। फिर सब बदल गया जब पोर्तुगीज ने इस जंगल को इन्वेड किया, लूट मचाई, लोगों को मारा, मंदिरों को तबाह किया एंड इवन इस क्रो डेटी की मूर्ति को भी तबाह करने का प्रयास किया जो फेल हो गया, जिसके तैश में आके उस पोर्तुगीज राजा ने उस जगह भयानक कत्लेआम मचाया एंड इवन जंगल के सारे कौवों को मार दिया। एंड इस चीज से क्रोधित होके इस देवता ने इस जंगल में अपना एक हेक्स क्रिएट किया, सिमिलर टू वांडा विजन, जहां वांडा ने एक बाउंड्री क्रिएट करी जिसके अंदर की रियलिटी पे उसका काबू है। ऐसे ही यहाँ इन देवता ने भी एक हेक्स क्रिएट किया जिसके बाद जब भी इस जंगल में खून बहेगा या आवाज एक सीमा के ऊपर जाएगी तो टाइम में फेर बदल होगी एंड जो खून बहाएगा या शोर शराबा करेगा वो एक एंडलेस लूप में फंस जाएगा, जिसको खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि वो जो खून खराबा हुआ है उसको होने से रोका जाए। अब ये तो डायरेक्टली फिल्म में बता दिया गया है कि खून बहेगा या आवाज होगी तो टाइम लूप स्टार्ट होगा, लेकिन एक ऐसी डिटेल जो कि कई लोगों ने नोटिस नहीं करी, और ये डिटेल काइंड ऑफ एक्सप्लेन करती है कि इन देवता ने जंगल में एक टाइम लूप सेटअप को ही क्यों बनाया, और साथ ही आनंद अलग अलग टाइमलाइंस में जंप क्यों कर रहा था, ये टाइमलाइंस इंटरचेंज कैसे हो रही हैं। और इसका जवाब हमें इस ओपनिंग एनिमेटेड सीक्वेंस में देखने को मिलता है, जहां पर हम इस क्रो को देख सकते हैं जो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग तरह की वॉर्स और ह्यूमन एट्रोसिटीज को विटनेस करता है। ये क्रो कोई और नहीं उसी देवता का रिप्रेजेंटेशन है जिसने थ्रू आउट टाइम वॉर्स और वायलेंस को विटनेस किया और उसके हॉरर्स को समझा कि इस चीज का रुकना कितना जरूरी है, एंड फिर फाइनली देखा कि वो हिंसा और खून खराबा उसके इलाके यानी इस जंगल तक भी आ गया। अब उसने थ्रू आउट हिस्ट्री ऑलरेडी वॉर्स और वायलेंस विटनेस किया हुआ है एंड उसे पता है कि ये कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी चीज है जो सिविलाइजेशंस को कोलैप्स करा सकती है, लेकिन वो ये चीज अपने मंदिर और इस इलाके में हरगिज नहीं चाहता एंड इसी वजह से उसने खून गिरने
गिरने पे या आवाज तेज होने पे एक टाइम डिस्टर्बेंस को ट्रिगर किया, विच इज अ टाइम लूप। एंड ये जो हम देखते हैं कि बार बार टाइम लूप रीसेट हो रहा है एंड इवन कैरेक्टर्स दूसरे टाइमलाइन में जंप कर रहे हैं, जैसे यहाँ आनंद जो कि अलग अलग टाइमलाइंस में जंप करता है। इसका पर्टिकुलर रीजन ये है कि वो देवता हर वो पॉसिबल चीज करना चाहता है जिससे कि जो वायलेंस उसके इलाके में हुआ हो वो फिक्स हो सके, जो कि पॉसिबल है कि सेम टाइम या सेम इवेंट को बार बार रिपीट करने से ना हो, क्योंकि टाइम रिपीट होने से भी इवेंट रिपीट होंगे। इसी वजह से वो आनंद जैसे लोगों को जो कि इस वायलेंस को ट्रिगर करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनको दूसरी टाइमलाइंस में स्विच करवाता है ताकि वो इस लूप को क्लोज कर सके। इस देवता का सोल पर्पस है वायलेंस की शुरुआत को ही होने ना देना। इसीलिए जो पहला इंस्टेंस ऑफ वायलेंस है, यानी कि जब पहली बार कोई खून बहा रहा है या शोर मचा रहा है, वो उसे उस टाइम से आगे बढ़ने ही नहीं देता। और ये हर एक कैरेक्टर और हर एक टाइमलाइन पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है कि इस जंगल का टाइम लूप और टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है। क्या उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं? तो हाँ, इट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट लुक्स। एंड बहुत ध्यान से फिल्म देखने के बाद ही मैंने भी ये चीजें नोटिस करी। लेकिन इन रूल्स को समझने से पहले एक बार समझते हैं कि आखिर टोटल कितने टाइम लूप्स या हम कहें कितने टाइम लाइन्स इस जंगल में चल रहे हैं। बिकॉज क्लियरली एक बार में मल्टीपल टाइम लूप्स एक साथ को एग्जिस्ट और क्रॉस ओवर कर रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। इन सारी टाइम लाइन्स और टाइम लूप्स को हम प्रॉपरली लेबल कर देंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो कुल मिला के टोटल 6 टाइम लाइन्स हैं जो इस जंगल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। टाइम लाइन 1 जिसको हम कहेंगे T1, जो की है पोर्तुगीज इन्वेजन इस जंगल में और लोगों का नरसंहार। T2 एक टाइमलाइन 2 है ये इंसिडेंट जहां ये फॉरेनर औरत अपने हस्बैंड और उसके लवर को मारती है। T3 है ईयर 1994 जहां स्टीफन जॉर्ज और उसकी टीम के हाथों से क्रिमिनल्स बच के जंगल में चले जाते हैं और इवेंचुअली इन्हीं क्रिमिनल्स के हाथों ये सारे के सारे मारे भी जाते हैं। T4 है रेजी का बचपन जब वो अपनी बहन से अलग हो गया था। T5 है प्रेजेंट टाइम 2024 जहां आनंद यानी कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अशोकन और रेजी के साथ इस जंगल में फंसता है। एंड फाइनली T6 जो कि एक फ्यूचर टाइमलाइन है जहां आनंद की बेटी इस जंगल में हंटिंग करने निकली है। टोटल 6 टाइमलाइंस और ये लेबलिंग जो हमने की है इसको याद रखना। अब आता है इन टाइमलाइंस के टाइम लूप, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड येट इंटरेस्टिंग चीज है इस फिल्म की। टाइम लूप को लेकर एक पर्टिकुलर रूल है कि जैसे ही टाइम लूप रीसेट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पिछला लूप है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। नया लूप और पिछला लूप साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए देखो एक ही समय पे जिंदा रेजी खुद की लाश देख सकता है जो अलग टाइम लूप में मरा है। अशोकन खुद जिंदा भी है एंड एट द एग्जैक्ट सेम टाइम एंड सेम प्लेस उसका स्केलेटन भी है जो डिकम्पोज होने के बाद बना है। एंड इट इज द सेम रीजन कि हम एक ही समय पे 2 आनंद को देख सकते हैं सीन में। दोनों अलग अलग टाइम लूप्स के हैं। सेम चीजें टाइमलाइंस पर भी अप्लाई होती हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ अलग अलग। एंड इसी वजह से रेजी की बहन 1994 के टाइमलाइन में दिख सकती है जबकि उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन 2004 है। एंड इसीलिए पीटर जो कि 1994 यानी कि T3 का है वो प्रेजेंट टाइमलाइन T5 में आनंद की कार से भिड़ता है। इट इज समवॉट सिमिलर टू टेनेट जहां पास्ट और फ्यूचर एक साथ चल रहे हैं। एंड दूसरी चीज जैसा कि ऑब्वियस है कि शोर या खून खराबे से टाइमलाइन रीसेट होगा, लूप रिपीट होगा या टाइमलाइन इंटरचेंज हो जाएंगी या आपस में मर्ज हो जाएंगी। लेकिन इसमें भी एक कैच है, सिर्फ खून बहने से या सिर्फ शोर शराबे से टाइमलाइन चेंज नहीं होती। एंड ऐसे 2 इंस्टेंसेस हैं फिल्म में जो कि इस बात को प्रूव करते हैं। पहले यहाँ देखो आनंद चिल्लाता है लेकिन कुछ नहीं होता। जब वो खुद को कट लगा के चिल्लाता है तब टाइमलाइन चेंज होती है और वो इस फॉरेन वुमेन एरा से 1994 में आता है। यहाँ देखो स्टीफन को ये क्रिमिनल स्टैप करता है और उसका एक ड्रॉप खून में गिर जाता है लेकिन टाइमलाइन नहीं चेंज होती, बस मौसम चेंज होता है और तेज आवाज आती है। लेकिन ये सब अब भी 1994 में और सेम मोमेंट पे होते हैं और सेम जगह पर होते हैं, इम्प्लाइंग कि यहाँ पर सिर्फ टाइम लूप रीसेट हुआ है जिसका इफेक्ट इनके ऊपर नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ सिर्फ खून बहा है, शोर नहीं हुआ है। सो ओवरऑल जो टाइम का रूल है वो ये है कि खून बहने से टाइम लूप होगा यानी कि रीसेट होगा और खून बहने और शोर दोनों से टाइमलाइंस चेंज होंगी या हम कहें मर्ज हो जाएंगी। अब फिल्म में जो लूप्स और टाइमलाइंस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कितनी बार लूप रिपीट हो रहा है, कौन सी टाइमलाइन कब कहां चल रही है, इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाते हैं जो कि है आनंद को एज अ सेंटर पॉइंट लेना, क्योंकि फिल्म का फोकस उसी पर है एंड ही इज द ओनली वन जिसको हमने हर टाइमलाइन विजिट करते हुए देखा। आनंद के मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट हो जाते हैं इस पूरे सिनेरियो में, तो आनंद के हर एक वर्जन के थ्रू हम टाइम लूप और फिल्म के सारे इवेंट्स को समझेंगे। तो इस फिल्म में टोटल 3 वर्जन्स हैं आनंद के। तो
आनंद हमें इंट्रोड्यूस होता है फिल्म की स्टार्टिंग में, जहां पर वो अपनी बीवी का चेकअप करवाने हॉस्पिटल में आया है। ये है आनंद 2। अब तुम सोच रहे होगे डायरेक्ट 2, आनंद 1 कहाँ है? वेल, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट जो कई लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि फिल्म ने भी इसे डायरेक्टली इंप्लाई नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आनंद के इंट्रो सीक्वेंस पे ध्यान दो। ये एग्जैक्टली सिमिलर है फिल्म के क्लाइमैक्स सीन से, जहाँ खुद को मार के टाइमलाइन रीसेट करके आनंद हॉस्पिटल पहुंच जाता है एंड सिमिलर तरीके से आंख खोलता है और दोनों तरफ देखता है। एंड दिस क्लियरली इंप्लाइज कि ये इंट्रो सीन में जो आनंद है वो एक वेरिएंट है जो टाइम लूप रीसेट होने के बाद आया है। बेसिकली जो आनंद 1 है उसकी मौत के बाद। लेकिन आनंद 1 कब और कहां था, उसके साथ क्या हुआ, उसका जो टाइम लूप था जो इससे पहले था उसके साथ वहां क्या हुआ, तो वो हमें फिल्म शुरुआत में ही दिखाती है। ये जो सीक्वेंस हम पूरा देख रहे हैं फिल्म की स्टार्टिंग में, वेल यही वो टाइम लूप है जिसमें आनंद 1 था और पॉसिबली मर गया। इस लूप को हम नाम देंगे L1 एंड ये आनंद 2 जहां उठा है ये है लूप 2 यानी कि L2। L1 में टोटल 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले रेजी बाहर निकलता है दलदल में से और आनंद की बेटी के हाथों मारा जाता है। दूसरा, स्टीफन घायल होकर पड़ा रहता है एंड तीसरा, पीटर जंगल से बाहर निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड पीटर का अकेला होना ये प्रूफ करता है कि स्टीफन के अलावा वो दूसरा है जो सरवाइव किया, बाकी सारे मारे गए उन्हीं क्रिमिनल्स के हाथों। इवन यहाँ देखो, कार से टक्कर होने के बाद पीटर जमीन पे वो स्पाइरल बनाता है जो कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता है, जो कि इस फिल्म ने आनंद ने फिगर आउट किया था। एंड सिंस यहाँ पीटर को ये पता है, विच मीन्स वो इस पॉइंट पे आनंद से मिल चुका है एंड इसीलिए उसे बाहर निकलने का रास्ता पता है। बट आनंद यहाँ पे नहीं है, मतलब ये वो टाइम लूप है जहाँ आनंद 1 फेल हो गया सबको बचाने में। ये चीज फिल्म में साफ दिख रही है कि जितने भी इवेंट्स फिल्म में हो रहे हैं, अशोकन का गन चलाना, स्टीफन का गन चलाना, आनंद की बेटी का रेजी को मारना, ये हर बार हर लूप में सेम हो रहा है, बस थोड़े अलग आउटकम्स के साथ। तो L1 में भी यही सेम चीजें हुई, बस कैसे हुई वो समझते हैं। सबसे पहले रेजी का दलदल से बाहर निकलना। अब आगे फिल्म में हम सीन देखते हैं कि आनंद और अशोकन रेजी को बचाने तो आते हैं, लेकिन अशोकन का खून बह जाता है और वो गन भी चला देता है। एंड जैसा मैंने कहा कि ये दोनों चीजें एक साथ होने से सिर्फ टाइम लाइन चेंज होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली L1 में भी ये सेम चीज हुई होगी और इससे ये भी एक्सप्लेन होता है कि अशोकन कैसे मरा। फिर से याद करना, शोर और खून खराबा दोनों एक साथ होने से टाइम लाइन चेंज होंगी एंड कैरेक्टर्स दूसरे टाइम लाइन्स में स्विच कर जाएंगे। तो L1 में भी अशोकन का खून बहा होगा और उसने गन चलाई होगी, जिसकी वजह से अशोकन, रेजी और आनंद अलग अलग टाइमलाइंस में चले गए। आनंद चला गया इस फॉरेन औरत वाली टाइमलाइन में, अशोकन चला गया 1994 में जहां इन क्रिमिनल्स ने उसको मार दिया। जैसा हम यहाँ पे अशोकन के गले में स्ट्रैंगल मार्क्स देख सकते हैं एंड देखो क्रिमिनल्स ने पूरी फिल्म में सबको गला घोट के ही मारा है। इनफैक्ट यहाँ पर भी आनंद पर ये क्रिमिनल अटैक भी करता है, विच मीन्स आनंद के यहाँ आने से पहले इसने अशोकन पर भी अटैक किया होगा और उसे मार दिया। और रेजी की टाइमलाइन मर्ज हो गई उसके बचपन से जहाँ पर उसकी दीदी थी एंड आनंद की बेटी की टाइमलाइन से जहां उसकी बेटी के हाथों वो मारा गया। बस L1 में जो चीज अलग हुई वो ये है कि जैसे फिल्म के एंड में आनंद स्टीफन और पीटर को बचा लेता है, L1 में वो चीज नहीं हुई एंड पॉसिबली आनंद वहां फेल हो गया, आइदर वो मारा गया या फिर कुछ और। हमने ये भी देखा है कि कैसे सारे क्रिमिनल्स एक एक करके सारे ऑफिसर्स को मारते हैं, बट आनंद, स्टीफन और पीटर को नहीं मार पाते एंड ये चीज L1 में भी हुई होगी, बट यहाँ पर आई गेस उन्होंने आनंद को भी मार दिया। एंड फिर जब आनंद की बेटी ने गन चलाई और रेजी का खून बहा तो आनंद का लूप रीसेट हो गया और यहाँ से शुरू हो गया दूसरा लूप यानी कि L2 जो स्टार्ट हुआ इस हॉस्पिटल से एंड ये बन गया आनंद 2। अब एक डाउट और है कि अगर ये टाइम लूप से गुजर के आने वाला आनंद है तो इसको पिछले लूप का कुछ याद क्यों नहीं है? वेल अगर देखो तो अशोकन को भी नहीं मालूम कि वो एक लूप में मारा गया है या स्टीफन को भी नहीं पता कि एक लूप में उसके साथ क्या हुआ। सो सिमिलरली आनंद को भी यहाँ पे याद नहीं होगा एंड ये जो नया वेरिएंट है आनंद का, दैट इज आनंद 2, इसको आनंद 1 की कोई मेमोरी नहीं याद है। आनंद 2 भी सेम इवेंट्स के थ्रू गुजरता है, बार बार टाइमलाइन चेंज करना, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता फिगर आउट करना, टाइम लूप की हिस्ट्री को समझना, बट उसका आउटकम आनंद 1 से डिफरेंट होता है। वो अपने पिता स्टीफन को इवेंचुअली बचा लेता है, जिसके बाद वो खुद को गोली मार के लूप और टाइमलाइन को रीसेट करता है, जिसके बाद वो दोबारा से हॉस्पिटल में उठता है एंड ये है आनंद 3। ये सेम आनंद नहीं है क्योंकि आनंद 2 ने खुद को गोली मार दी, इसीलिए ये एक और वेरिएंट है एंड ये एक नया टाइमलाइन है क्योंकि खुद को मार देने से वो खुद और उसकी टाइमलाइन दोनों इरेज हो गई एंड इस नई टाइमलाइन में उसके माता पिता दोनों जिंदा हैं।
अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस नए टाइमलाइन के बारे में। तो एक बार आनंद 2 के टाइमलाइन यानी कि T5 को रिविजिट करते हैं, जहां वो एक अनाथ है क्योंकि उसके पिता 1994 यानी कि T3 में इसी जंगल में लापता हो गए, जिसके सदमे में उसकी माँ गुजर गई। अब अगर देखो तो जो T5 है वो बना है T3 के इवेंट्स की वजह से, बट आनंद 2 ने फिल्म के एंड में T3 के इवेंट्स को चेंज कर दिया, अपने पिता को बचा लिया, विच मीन्स अब आनंद 2 की जो पूरी T5 वाली टाइमलाइन है उसका अस्तित्व मिट गया, क्योंकि T3 के ओरिजिनल इवेंट्स हुए ही नहीं। अब जो आनंद 3 की टाइमलाइन है वो एक डेरिवेटिव है इस नए T3 का। इसमें कई नोटेबल चेंजेस भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ओरिजिनल टाइमलाइन में आनंद एक CPO है बट यहाँ पर एक SI है। ओरिजिनल में उसको तमिल आती है बट यहाँ उसको तमिल नहीं आती बिकॉज वो अपनी माँ के साथ पला बड़ा है जो कि एक मलयाली है। तो यानी टाइमलाइन चेंजेस के साथ साथ मेमोरीज भी चेंज हो गई, बिकॉज भले यहाँ आनंद टाइमलाइन रीसेट के बाद आया है बट उसे सब कुछ ऐसे पता है जैसे कि उसने सब कुछ जिया हो। अब आते हैं फाइनली एंडिंग पे, जहां आनंद को एहसास होता है कि वो अब भी टाइम लूप से बाहर नहीं निकला है, जहां कुछ स्पेसिफिक बातें रिपीट होती हैं और उसे दोबारा से ये हिरन दिखता है। ऑल दो सिंपल टर्म्स में ये हिरन सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस है हम ऑडियंस को विजुअली बताने के लिए कि टाइम लूप चल रहा है, लेकिन हिरन दिखाना और इस पर्टिकुलर चॉइस के पीछे एक रीजन हो सकता है। वो आता है रामायण में। अब रामायण में जो मारीच है वो एक सुनहरे हिरन का रूप लेता है जो कि सिग्निफाई करता है माया को, यानी कि इल्यूजन, एंड फिल्म में ये टाइम लूप भी एक माया है। ऑल्सो मारीच वाला इंसिडेंट रामायण में एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां सारे पात्रों को एक ऐसे आउटकम की तरफ लेके जाता है जो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था, विच इज सीताहरण। सेम यहाँ भी होता है। फिल्म की स्टार्टिंग में इस डियर के आने के बाद आनंद इस टाइम लूप में फंसता है, समथिंग जो उसने सोचा भी नहीं या एंटिसिपेट नहीं किया था। एंड एंडिंग में भी डियर के आने के बाद आनंद को एहसास होता है कि टाइम लूप ओवर नहीं हुआ, अगेन समथिंग जो उसने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो प्लॉट डिवाइस के अलावा एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है इस हिरन का। एंड ये लूप का खत्म ना होना वाज प्रेटी एविडेंट, क्योंकि इस बंदे ने साफ कहा था कि जो घटना हम सबको यहाँ पे लेके आई है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आनंद ने सिर्फ एक घटना को रिजॉल्व किया था, उसके फादर की डेथ को। बाकी सारी टाइमलाइंस के जो इंसिडेंट्स हैं वो अब भी एक्टिव हैं। बट फिर आनंद क्यों फंस गया इसमें? क्योंकि वो इन सारी टाइमलाइंस को विजिट कर चुका है, जिसकी वजह से उसका एक वर्जन हर टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहा है और ये हर किसी पे अप्लाई होता है। अभी भी अशोकन का एक वर्जन है जो मर चुका है, रेजी का एक वर्जन है जिसको गोली पड़ी है, एंड सिंस गोली आनंद की बेटी ने मारी है जो कि एक फ्यूचर टाइमलाइन की है, तो वो भी इस लूप में फंसी हुई है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आनंद ने भी एंड में खुद को जब गोली मारी तो उसने खून और आवाज दोनों को कॉज किया। इन शॉर्ट ही डिड नॉट एस्केप द लूप। इस नए लूप में एक और चीज होती है और वो है आनंद की बेटी का उसके कार के सामने आना और भिड़ जाना। इसको हम नेचर का बैलेंस क्रिएट करने का फिनोमिनन कह सकते हैं, जो हमने कई टाइम ट्रेवल फिल्मों में देखा हुआ है कि जो होना है और जिस जगह होना है वो होकर रहेगा। ओरिजिनली पीटर है जिसका एक्सीडेंट होता है, लेकिन सिंस आनंद ने उसे बचा लिया तो टाइम ने उसकी जगह उसकी बेटी का एक्सीडेंट करवा दिया। इंसिडेंट सेम जगह, बस इंसान दूसरा। एंड इन अ शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स वो पोर्तुगीज किंग भी आनंद के सामने आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ही है जिसकी वजह से ये लूप स्टार्ट हुआ एंड वो भी इस लूप में फंसा हुआ है, इस पूरे जंगल में फंसा हुआ है। एक चीज मैंने यहाँ पे ध्यान दी कि यहाँ ऐसे इम्प्लाई किया जा रहा है जैसे कि ये पोर्तुगीज राजा आनंद को पहचानता है, काइंड ऑफ वो उसको टॉन्ट कर रहा है। ऑल्सो वो जंगल से बाहर आ गया एंड अगेन जैसा हमने देखा कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता आनंद ने फिगर आउट किया था, सो इट इज पॉसिबल कि एक ऐसा लूप भी एग्जिस्ट करता है जहां आनंद का सामना इस पोर्तुगीज राजा से भी हुआ होगा एंड इसी क्लैश के थ्रू इस राजा ने भी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता फिगर आउट कर लिया होगा। एंड यहाँ आनंद रियलाइजेस कि ही इज इन डीप शिट। उसके पिता को बचाना वाज नॉट अ सोल्यूशन, उसे इस लूप के श्राप के रूट कॉज यानी कि पोर्तुगीज राजा के नरसंहार को भी रोकना होगा, ताकि वो श्राप कभी क्रिएट ही ना हो, जो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करते हुए देख सकते हैं। बट जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ये पोर्तुगीज राजा आनंद को पहचान रहा है, विच मीन्स आनंद ने ऑलरेडी उसे रोकने की कोशिश करी होगी, विच फॉर सम रीजन हैज फेल्ड, जिसकी वजह से इस पोर्तुगीज मैसेकर वाले टाइमलाइन के भी अननोन इटरेशंस या लूप इस जंगल में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बिकॉज हमको नहीं पता कि कितनी बार आनंद ने इसको रोकने का ट्राई किया होगा और कितनी बार फेल हुआ होगा। एंड अभी क्या बताया मैंने कि एक भी लूप अगर एग्जिस्ट कर रहा है जहां वायलेंस अभी रिजॉल्व नहीं हुई है तो लूप बंद नहीं होगा, जिसका एक खौफनाक इम्प्लीकेशन भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। पॉसिबली ये एक नेवर एंडिंग टाइम लूप है जिसमें ये चुनिंदा लोग अनिश्चित काल तक फंसे हैं। एंड सिंस इस पॉइंट पे इन सारे इंसिडेंट्स के इतने वेरिएंट्स बन चुके हैं तो इट इज इम्पॉसिबल कि सारे इवेंट्स रोके जाएं, विच मीन्स ये लूप कभी ओवर नहीं होगा। तो भाई फाइनली यहाँ पे खत्म होती है ये पूरी एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन वीडियो।
एंड आई नो कि इसको बनाने में काफी टाइम लग गया मुझे, बट दिस इज द थिंग कि मुझे इसका स्ट्रक्चर सोचने में, प्लान करने में काफी समय और काफी माथापच्ची करनी पड़ी, बिकॉज आई हैड टू मेक श्योर कि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से तुमको बिना और ज्यादा कंफ्यूज किए चीजों को समझा सकूं। ऑल्दो आई डोंट नो कि अब भी तुम्हें समझ में आया होगा कि नहीं, और क्या पता मैंने शायद और कंफ्यूज कर दिया हो, बट आई डिड ट्राई माई बेस्ट एंड इसीलिए मैंने अपना अच्छा खासा टाइम लिया इस वीडियो के साथ। बट जस्ट इन केस तुमको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ में आया होगा तो भाई लाइक करना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, और तुम्हारे और भी जो कंफ्यूजन्स हैं इस फिल्म को लेकर उन्हें कमेंट्स में लिख के बताओ, और अपने फेलो व्यूवर्स जो बाकी सब है रिप्लाई करो चीजों को, यार आओ डिस्कस करें इसके ऊपर, काफी लंबे डिस्कशन वाली फिल्म है ये। मैं भी ट्राई करूंगा तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करने का। एंड लास्ट में थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने कमेंट करके मुझे ये फिल्म देखने के लिए सजेस्ट किया। बाकी पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।